गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 21 को करेंगे, जो कि डेट 11-12-20 के लिए है। हम सभी को पता है हमारा लेसन 16 प्रकाश लाइट शुरू हो चुका है, जिसमें अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना बहुत ही आवश्यक होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रकाश परावर्तन क्या होता है, प्रकाश परावर्तन के नियम क्या होते हैं। आज की वर्कशीट में बच्चों हम पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकारों के बारे में। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे मेरे साथ अपनी वर्कशीट को खोलेंगे और अब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। पिंकी की माँ बाज़ार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई। पिंकी की जो मम्मी थी वो बाज़ार से क्या किया, उन्होंने एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई। पिंकी ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। अब पिंकी ने देखा कि जो बिल्कुल नई चमचमाती जो स्टील की प्लेट थी, जैसे ही उसने अपने हाथों में उठाया और उसमें अपनी शक्ल देखी तो उसको अपनी शक्ल बिल्कुल साफ दिख रही थी। वह तुरंत रसोईघर में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। अब वो क्या किया उसने, जैसे ही उसको उस चमकती हुई नई स्टील की थाली में अपनी शक्ल दिख रही थी तो वो रसोई में गई और जो पुरानी स्टील की थाली थी उसमें चेहरा देखने लगी। नई प्लेट में तो चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में ये धुंधला था। अब क्या हुआ था, जब उसने देखा कि नई प्लेट में तो चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पुरानी थाली थी स्टील की उसमें जो चेहरा था वो कैसा दिखाई दे रहा था, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। अगले दिन स्कूल में अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है। तो अगले दिन जब वो पिंकी अपने स्कूल गई तो उसने क्या किया, उसने अपनी शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा नई प्लेट में तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन किंतु परंतु जो पुरानी स्टील की थाली थी उसमें उसका चेहरा जो था वो धुंधला दिखाई दे रहा था, और ऐसा क्यों हो रहा था। तो शिक्षक ने कहा, चलो इसे विभिन्न सतहों के साथ करके देखते हैं और विभिन्न सतहों में परिवर्तन को देखें। तो अब उसकी टीचर ने कहा, अच्छा ऐसा है। तो उन्होंने इस बात को समझाने के लिए कहा कि चलो हम क्या करते हैं, हम अपने चेहरे को विभिन्न सतहों विभिन्न जगहों पर देखते हैं। तो आइए परावर्तन के प्रकार जानने के लिए एक गतिविधि करें। ऊपर दी गई तालिका में सतहों में अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका पूरी करें। अब वो क्या कह रहे हैं, अब उसकी टीचर ने कौन सी सतहों में देखने के लिए क्या कहा। तो बच्चों, आप सभी को यहाँ पे ये एक टेबल दिखाई दे रहा है, इसमें आपको सतह और बताया हुआ है प्रतिबिंब साफ, धुंधला या नहीं दिखा। तो आपको क्या करना है, आपको हर एक सतह, कोई भी तल, कोई भी पर्दा, कोई भी चीज़ पे अपनी शक्ल देखनी है। मतलब आपके कमरे में आसपास जो भी चीज़ें हैं आप उसमें अपनी शक्ल देखने का प्रयत्न करिए। तो यहाँ पे कुछ सतह दी हुई हैं, आप चाहे तो इसमें और सतहों को ऐड भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले आपको दी है नई स्टील की प्लेट। तो नई स्टील की प्लेट में जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, जो आपकी इमेज आएगी, क्या वो साफ दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी। तो नई स्टील की प्लेट में हमेशा हमारा प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, तो नई स्टील की प्लेट में हमेशा हमारा प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, साफ, है ना। और लकड़ी की टेबल पर, अब लकड़ी की टेबल पर अगर मैं अपना प्रतिबिंब देखने की कोशिश करूंगी तो क्या मुझे कुछ दिखाई देगा, तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, मुझे मेरा प्रतिबिंब लकड़ी की टेबल पर दिखाई नहीं देगा, तो नहीं लिख दिया। अब दर्पण में मेरा प्रतिबिंब जो होता है वो साफ बनता है, धुंधला बनता है या दिखता ही नहीं है। तो दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा ही कैसा बनता है, साफ बनता है ना। अब पानी से भरी बाल्टी में अगर मैं अपना प्रतिबिंब देखने की कोशिश करूँ तो कैसा बन सकता है। तो बच्चों, ये दो प्रकार से बन सकता है, साफ भी हो सकता है और धुंधला भी हो सकता है। ये पानी के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। तो यहाँ पे धुंधला यहाँ से आप उतार लेंगे, धुंधला भी हो सकता है, ठीक है। और फिर क्या है, दीवार पर अगर आप अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो क्या आपको दीवार पर अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो बच्चों, दीवार पर क्या अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो दीवार पर मुझे मेरा प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगी, नहीं लिख दूँगी। और नेक्स्ट देखते हैं, चिकनी टाइल्स पर क्या मुझे मेरा प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो चिकनी टाइल्स पर मुझे मेरा प्रतिबिंब धुंधला धुंधला दिखाई देगा, है ना। और ये सब गतिविधि बच्चों आपको भी करनी है, आपको इन सब सतहों पर अपने आप का प्रतिबिंब देखना है और लिखना है।
आप चाहे तो इनमें और भी सतह ऐड कर सकते हैं, जैसे अलमारी हो गई, ठीक है, और भी प्लास्टिक की बाल्टी हो गई, प्लास्टिक का मग्गा हो गया। तो आप और भी जो आपके घर में आसपास जो चीज़ें हैं, आप उनमें अपना प्रतिबिंब देखने का प्रयास करिए और लिखिए। क्या जो भी चीज़ देखेंगे आप, जिसमें अपना प्रतिबिंब देखेंगे, उसको यहाँ पर लिखिए। और आपको अपना प्रतिबिंब दिखा, साफ दिखा तो साफ, धुंधला दिखा तो धुंधला, और नहीं दिखा तो नहीं। तो बच्चों, आप ये गतिविधि करके मुझे गूगल मीट में बताएंगे और साथ ही साथ मुझे व्हाट्सएप भी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बताया हुआ है? अब बताया हुआ है परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। अब बच्चों, यहाँ पे क्या बताया हुआ है? परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। अब हम परावर्तन के 2 प्रकार को पढ़ने से पहले एक बार हम पिछला रिवाइज़ कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। हमने पढ़ा था, ये एक हमारा दर्पण है ना, और दर्पण पर पड़ने वाली जो किसी भी प्रकाश के स्रोत से निकलने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और जिस दर्पण के जिस पॉइंट को वो छूती है, वो आपतित, उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। और फिर दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा में परिवर्तन कर देता है, उसे दूसरी ओर फेंक देता है, तो वो परावर्तित किरण कहलाई जाती है। तो ये परावर्तित किरण हो गई, ये आपतित किरण हो गई। बीच में जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पर जो हमारी आपतित किरण होती है, शीशे को या किसी भी सतह को छूती है, जहाँ से वो परावर्तित हो रही है, तो वहाँ पे एक हम इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी अभिलंब बना देते हैं, जो हमेशा 90 डिग्री का होता है। और जो आपतन और नियम में पढ़ा था हमने कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है, और जो परावर्तित किरण और जो अभिलंब के बीच में कोण होता है, तो ये एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है। और आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल पर होती हैं। तो बच्चों, ये हमने परावर्तन, प्रकाश परावर्तन के बारे में और परावर्तन के नियमों को एक बार दोहरा लिया है। तो अब हमें परावर्तन के प्रकारों को समझने में आसानी होगी। तो चलिए पढ़ते हैं। परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन और होता है एक अनियमित परावर्तन, जिसको हम विसरित परावर्तन भी कहते हैं। बच्चों, पेपर में ज़्यादातर आपको लिखा हुआ आता है विसरित परावर्तन, उसमें अनियमित नहीं होता है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से दिमाग में और अच्छे से याद कर लीजिए कि अनियमित को ही हम विसरित परावर्तन कहते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। ये पहला प्रकार है और ये दूसरा प्रकार है। तो पहला प्रकार पढ़ते हैं। जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। अब क्या बच्चों, अब ये क्या है बताया हुआ है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। बच्चों, ये आप ही की वर्कशीट से चित्र लिया हुआ है, आप सभी के पास भी है। तो इसमें अब क्या है, नियमित परावर्तन क्या होता है। सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ पे ये हमें एक सतह दिखाई हुई है, जो कैसी है, बिल्कुल चिकनी है। सीधी का मतलब क्या, वो सतह जो है वो बिल्कुल कैसी है, चिकनी है, स्मूथ है, ठीक है। तो अब क्या बताया हुआ है, चिकनी सतह है, मतलब बिल्कुल स्मूथ सतह है, क्योंकि ये कहीं से भी ऊंची नीची तो नहीं है, ये बिल्कुल सीधी है, तो चिकनी सतह है। तो वो बता रहे हैं जो आपतित किरण होती है, जो मतलब किसी भी स्रोत से निकलने वाला जो प्रकाश होता है, वो हमेशा समांतर रूप से ही सतह पर पड़ता है। तो आप देख रहे होंगे, ये समांतर रूप से, ये आपस में एक दूसरे के बिल्कुल समांतर हैं, कहीं पे आपस में जुड़ नहीं रही हैं, है ना। और जब ये किसी सतह से टकराकर इनकी दिशा में परिवर्तन होते हैं, बाउंस बैक हो जाती हैं, तो ये जब परावर्तित किरण होती हैं, तो परावर्तित होने के बाद भी ये समांतर ही रहती हैं। तो आप देख रहे हैं, परावर्तित होने के बाद भी सारी समांतर हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, सारी समांतर हैं, है ना। तो ये फ़र्क दिखाई दे रहा है। हमेशा याद रखना, आपतित किरण जब किसी स्रोत से, प्रकाश से निकलती है, तो वे हमेशा ही समांतर आपतित किरण होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, मतलब वो पैरेलल होती हैं, सारी पैरेलल ही होती हैं, सारी किरणें, रेज जो होती हैं, ठीक है। अब वो किसी सतह से टकराने के बाद जब उनकी दिशा में परिवर्तन होता है, तो वो परावर्तित किरण भी क्या होती है, समांतर होती है। और जब ये आपतित किरण समांतर हो और परावर्तित किरण भी समांतर हो, तो वो होता है हमारा नियमित परावर्तन। और इन नियमित परावर्तन में हमारी इमेज बनती है, हमारा प्रतिबिंब बनता है, और हमें अपना प्रतिबिंब बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई देता है।
तो अगर हम पूछे, अब हम सोचें तो नियमित परावर्तन के उदाहरण क्या हो गए जिसमें हमें अपना प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। तो अभी हमने बात की थी वो पिंकी बच्ची जिसको अपना नई स्टील की प्लेट में अपनी शक्ल साफ दिखाई दे रही थी, अपना प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। तो बच्चों वो किसका उदाहरण हो गया? वो नियमित परावर्तन का उदाहरण हो गया। उसके बाद और क्या हो सकता है जिसमें हमें अपनी शक्ल, अपना प्रतिबिंब बिल्कुल साफ दिख रहा है? तो जी हाँ बच्चों, वो हमारा दर्पण है जिसमें हमारा प्रतिबिंब बिल्कुल साफ दिख रहा है। पानी भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। एक बार हम परिभाषा को दोबारा देख लेते हैं। जब सभी समांतर किरणें मतलब आपतित किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होती है, मतलब किसी चिकनी सतह पे पड़ी, जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ी तो पड़ने के बाद जब वो परावर्तित होती हैं तो वो भी समांतर होती हैं। किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती हैं, तो ऐसी परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो जब ये आपतित किरणें जो थी, जो समांतर होती हैं, जब वो किसी सतह पे पड़ी तो सतह पे पड़ने के बाद भी जब वो परावर्तित हुई तो वो कैसी थी? समांतर थी, पैरेलल थी। तो इसी वजह से इमेज बनी, इसी वजह से प्रतिबिंब बना, जिसकी वजह से हमें अपनी शक्ल दिखाई दी, और इसी को हम कहते हैं नियमित परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों ये नियमित परावर्तन की परिभाषा है और ये इसका चित्र है, ठीक है। और ये उदाहरण है कि नई स्टील की प्लेट में नियमित परावर्तन होता है जिसमें चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। तो अब आप इसमें वो उदाहरण लिखेंगे जिसमें आपको अपना प्रतिबिंब बिल्कुल साफ दिखाई देता है, तो वो होता है नियमित परावर्तन, ठीक है। और क्यों होता है? क्योंकि जो सतह होती है वो बिल्कुल चिकनी होती है, और जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो आपतित किरण जो होती हैं वो सारी समांतर होती हैं, और वो समांतर होती हैं। और जब वो आपतित किरण जो होती है किसी सतह से टकराकर दूसरी दिशा में परावर्तित होती हैं, तो वो परावर्तित होने के बाद भी क्या रहती हैं? समांतर रहती हैं, जिसकी वजह से प्रतिबिंब बनता है और हमें अपना चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब बच्चों दूसरा क्या बताया हुआ है? और बच्चों जो ये नियमित परावर्तन होता है तो इसमें जो हमने परावर्तन के 2 नियम पढ़े थे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और हमने पढ़ा था आपतित किरण और अभिलंब, और जो परावर्तित किरण होती है वो भी तीनों एक ही तल पर होती हैं। तो बच्चों नियमित परावर्तन में परावर्तन के जो नियम होते हैं वो दोनों ही लागू होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी किरणें जो हैं वो समांतर हैं, और आपतित किरण और जो वो हो रही हैं परावर्तित होने के बाद भी क्या है? सारी समांतर हैं, और इनमें जो कोण बनता है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि नियमित परावर्तन के अंदर परावर्तन के नियम अच्छे रूप से लागू होते हैं, तो हाँ इनमें होते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं अनियमित परावर्तन, जिसको हम विस्तृत परावर्तन कहते हैं, और जो पेपर में हमेशा विस्तृत परावर्तन के नाम से ही पूछा जाता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। जब किसी अनियमित सतह खुरदरी होती है, मतलब अनियमित सतह मतलब जो स्मूथ नहीं है। अब नियमित सतह कौन सी थी? जो चिकनी थी। अनियमित मतलब जो चिकनी नहीं होगी, जो सतह खुरदरी होगी, चिकनी नहीं होगी। तो क्या होता है? उस अनियमित सतह या खुरदरी से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो चलिए अब हम इसको और देखते हैं। अब बच्चों ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये वर्कशीट से ही लिया हुआ है। अब इसमें क्या है बच्चों? ये देखो यहाँ पे कहा गया है कि जो सतह है वो अनियमित है। नियमित मतलब सीधी है ना, चिकनी है, ये तो नियमित था। अनियमित मतलब तो वो सतह जो होगी चिकनी नहीं होगी, वो ऊबड़ खाबड़ होगी, खुरदरी होगी, ऐसी तो होगी ना, ऊबड़ खाबड़ खुरदरी, है ना। तो अब वो कह रहे हैं जो होती हैं ये सतह क्या है? ये हमारी खुरदरी है, अनियमित है, ठीक है। अब इस पे जो पड़ने वाला प्रकाश होता है, मतलब जो आपतित किरणें होती हैं वो तो समांतर होती हैं। आपतित किरणें क्या होती हैं? समांतर होती हैं, मतलब पैरेलल होती हैं। लेकिन जब वो सतह से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात वो जब परावर्तित होती हैं तो वो परावर्तित होने के बाद समांतर नहीं रहती, वो असमांतर हो जाती हैं। असमांतर यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जब ये सतह से टकराई तो जो हमारी आपतित किरण थी, जो प्रकाश के स्रोत से जो किरणें निकल रही थी, वो सारी समांतर थी, वो सारी पैरेलल थी। और जब वो सतह से टकराई, खुरदरी सतह से टकराई, तो टकराने के बाद जब वो परावर्तित हुई तो क्या हुआ? परावर्तित होने के बाद वो जो परावर्तित किरणें थी वो समांतर नहीं रही, वो असमांतर हो गई, जिसकी वजह से कोई प्रतिबिंब नहीं बना, और इसकी वजह से जो प्रकाश था वो बिखर गया। जो प्रकाश था वो बिखर गया, और बिखरने
गिरने के कारण प्रतिबिंब नहीं बना और इसमें चेहरा नहीं दिखा। तो बच्चों अगर हम सोचें तो वो कौन सा उदाहरण था जिसमें चेहरा नहीं दिख रहा था, धुंधला दिख रहा था? तो वो हमारी पुरानी स्टील की प्लेट हो सकती है जिसमें विसरित या अनियमित परावर्तन होता है। और बच्चों विसरित, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सभी बच्चों को पता होनी चाहिए कि विसरित परावर्तन की वजह से ही हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। सोचो अगर हर चीज़ की सतह अगर चिकनी होगी तो हर जगह हमें हमारा सिर्फ प्रतिबिंब दिखाई देगा, है ना, हमें ये वस्तुएं थोड़ी ना दिखाई देंगी। तो बच्चों जब ये सतह जो खुरदरी होती है, जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश पड़ने के बाद क्या होता है, वो बिखर जाता है, क्योंकि जो आपतित किरणें थी वो तो समांतर थी, लेकिन जब ये वो सतह खुरदरी सतह से टकराई तो खुरदरी सतह से टकराने के बाद जब वो परावर्तित हो गई दूसरी दिशा में, तो परावर्तित होने के बाद वो जो प्रकाश की जो किरणें थी वो बिखर गई, और बिखरने से क्या हुआ, हमें हमारे आसपास की वस्तुएं आसानी से दिखने लगी। तो बच्चों यही कारण होता है हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। तो हमने याद कीजिए, हमने वर्कशीट में भी पहले पढ़ा था कि हम केवल उसी वस्तु को देख पाते हैं जब वस्तु पर प्रकाश पड़ रहा होता है, और जब वो प्रकाश से परावर्तित होकर उसकी किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती हैं तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो बच्चों इस विसरित परावर्तन के कारण ही हम अपने आसपास की सारी वस्तुएं देख पाते हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं क्या करती हैं, अपने पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा में परिवर्तन कर देती हैं। और बच्चों जो ये सारी खुरदरी सतह होती हैं तो ये जो होती है अनियमित परावर्तन करती है, जिसकी वजह से इमेज नहीं बनती है लेकिन हमें वो वस्तुएं दिखाई देती हैं। और नियमित परावर्तन में क्या होता है, जब वो सारी प्रतिबिंब बनता है उसमें जो वो आपतित किरणें होती है वो समांतर होती हैं, और वो समांतर किसी सतह से टकराने के बाद जब वो परावर्तित हो जाती हैं तो भी समांतर ही रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अनियमित और नियमित का परावर्तन का डिफरेंस, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है, पुरानी स्टील की प्लेट में विसरित या अनियमित परावर्तन होता है। इस परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब क्या होता है, सब बच्चे कहते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर में भी ज़रूर आता है, क्या अनियमित मतलब विसरित परावर्तन में क्या परावर्तन के नियमों का पालन होता है? तो बहुत बच्चे नहीं लिख देते, अरे क्यों, परावर्तन के नियमों का पालन हमेशा सब जगह होता है। अब इसमें क्या है, अब बच्चों जो खुरदरी सतह है, अगर हम इस खुरदरी सतह को देखें तो ये खुरदरी सतह जो है वो चिकनी सतहों के थोड़े थोड़े अंश को मिलाकर बनी है। अगर हम देखें तो ये चिकनी सतह के थोड़े थोड़े अंश को मिला के तो खुरदरी सतह बनी है। तो ये सारी क्या है, ये चिकनी सतह है यहाँ तक, फिर ये एक चिकनी सतह हो गई, फिर क्या है, ये एक चिकनी सतह ये हो गई, फिर ये चिकनी सतह है ये अलग हो गई है। तो ये ऊबड़ खाबड़, लेकिन ये ऊबड़ खाबड़ जो सतह है ये छोटी छोटी चिकनी सतहों को मिलकर ही तो बनी है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हम देखें तो ये ऊबड़ खाबड़ भी छोटी छोटी चिकनी सतहों को मिला के ही तो बना है। ये सारी छोटी छोटी चिकनी सतहें तो हैं, और जब इन पे प्रकाश पड़ेगा, सतह पे पड़ेगा तो वहीं से परावर्तित हो जाएगा। तो मतलब इनके बीच का आपतन और परावर्तन कोण बराबर होगा। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का पालन होता है। उसमें दोनों नियमों का पालन होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर ही होता है, और आपतित किरण और अभिलंब और जो परावर्तित किरण होती हैं वो सब एक ही तल पर होती हैं। और वैसा क्यों होता है, क्योंकि जो खुरदरी सतह है वो भी छोटी छोटी चिकनी सतहों से तो मिलकर बनी है। अगर ये एक पूरी चिकनी सतह है तो खुरदरी सतह ऐसे ऐसे है, तो ये छोटी छोटी चिकनी सतहों से मिलके बना है। तो जब इन पे प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश परावर्तन के सारे नियमों का पालन होता है। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है कि विसरित परावर्तन में क्या प्रकाश परावर्तन के नियमों का पालन होता है, तो आप कहेंगे हाँ। और क्यों होता है, क्योंकि जो खुरदरी सतह है वो भी छोटी छोटी चिकनी सतहों से मिलकर ही बनी है, और उसमें भी प्रकाश के परावर्तनों का नियमों का पालन होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं।
परावर्तक में अनियमितताओं के कारण किरणें समांतर नहीं होती हैं। यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तो बच्चों उसी बात को एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमें अपना चेहरा क्यों साफ दिखाई नहीं देता है अनियमित परावर्तन में, क्योंकि पड़ने वाली आपतित किरणें तो समांतर होती हैं, लेकिन जब वो किसी खुरदरी सतह से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात जो परावर्तित किरणें होती है वो समांतर नहीं रहती है, वो असमांतर हो जाती है, और असमांतर होने की वजह से वहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बनता और हमें अपना चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। लेकिन किंतु परंतु इस विस्तृत परावर्तन की वजह से ही हम अपने आसपास की चीज़ें और वस्तुओं को देख पाते हैं, अन्यथा क्या होता, हर जगह ही हमारा प्रतिबिंब बन रहा है ना। तो चलिए, आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है। क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? वो पूछ रहे हैं क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं, मतलब जो प्रकाश किसी सतह पे टकराकर दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाता है, तो क्या हम परावर्तित प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं? तो आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। अब मतलब क्या, अब प्रदीप्त पिंड कह लो, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट कह लो, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कह लो, अदीप्त पिंड कह लो, सब बात एक ही है। मतलब जिन वस्तुओं में अपना प्रकाश तो नहीं होता, लेकिन वो जब उन पर प्रकाश पड़ता है तो वो चमकती हैं, तो वो दिखाई देती हैं। तो बच्चों, प्रदीप्त पिंड वही होता है जिन वस्तुओं में अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन जब किसी दीप्त पिंड का प्रकाश उन पर पड़ता है तो वे वस्तुएं जो होती हैं वो चमकती और हमें दिखाई देती हैं, प्रदीप्त पिंड। ठीक है, जैसे कि इसका उदाहरण देखें तो कॉपी, बुक, पेंसिल, टेबल, चेयर, लकड़ी की, ठीक है, प्लास्टिक, ये सब क्या है, प्रदीप्त पिंड है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, अदीप्त पिंड है। तो ये सारे इसी के ही नाम है, ठीक है, प्रदीप्त पिंड के। और आगे क्या बताया हुआ है, स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं। अब मतलब जो वस्तुएं अपना प्रकाश देती हैं, प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, अपने अंदर से प्रकाश को निकालती हैं, वे वस्तुओं को हम दीप्त पिंड कहते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी हो सकती है, सन हो सकता है, और टॉर्च हो सकती है, हमारी टॉर्च में से रोशनी निकलती है, ट्यूबलाइट हो सकती है। ठीक है, आगे क्या बताया हुआ है, जब इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है तब हम इन्हें देख पाते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत लैंप। तो अब वो बता रहे हैं कि जब इनका प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचता है तभी हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि हम हर वस्तुओं को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को दूसरी दिशा में परावर्तित कर देती हैं, इसी कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो प्रदीप्त पिंड होती है, मतलब अदीप्त होती है, जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन जब उन पर दीप्त पिंडों का प्रकाश पड़ते हैं तो वो चीज़ें हमें दिखाई देने लग जाती है। और दिखाई क्यों देने लग जाती है, क्योंकि जो वो परावर्तित किरणें होती है वो हमारी नेत्रों तक पहुंचती हैं और वो हमें चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं। तो आई होप बच्चों आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आया हो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आज हमने क्या सीखा है। प्रश्न 1, विस्तृत परावर्तन किसे कहते हैं? तो बच्चों, विस्तृत परावर्तन किसे कहते हैं ये आपको यहाँ पे अच्छी सी परिभाषा भी दी हुई है, ये सब दिया हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे से लिख सकते हैं। तो विस्तृत परिवर्तन, जब किसी अनियमित सतह खुरदरी से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए पुरानी स्टील की प्लेट, तो इसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि जब आपतित किरणें जो समांतर किरणें होती हैं जब किसी खुरदरी सतह से टकराती हैं तो टकराने के बाद जो वो परावर्तित किरणें होती है वो समांतर नहीं रहती हैं, तो ऐसे परावर्तन को हम अनियमित या विस्तृत परावर्तन कहते हैं। और इसके उदाहरण आप लिख सकते हैं जैसे पुरानी स्टील की प्लेट, और आप यहाँ पे ये चित्र बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि जो पुरानी स्टील की प्लेट होती है उसकी सतह कैसी होती है, खुरदरी होती है, और खुरदरी होने के कारण वो कौन सा परावर्तन शो करती है, तो वो अनियमित परावर्तन शो करती है। तो वो हमें कौन सा परावर्तन दिखाती है, अनियमित विस्तृत परावर्तन शो करती है। इसीलिए पुरानी स्टील की प्लेट में हमें अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं देता है। तो ये बच्चा आपको 2 का आंसर हो सकता है। अब प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है, विस्तृत और अनियमित परावर्तन के बीच अंतर करना है। तो बच्चों ये आपको खुद से करना है। आपको क्या करना है, आपको मैं यहाँ से थोड़ा रब कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिखाई दे।
तो आपको बच्चों क्या करना है, बीच में एक लाइन लगा लेनी है, यहाँ पे नियमित परावर्तन लिखना है, यहाँ पे अनियमित परावर्तन लिखना है, यहाँ पे नियमित परावर्तन की परिभाषा लिखनी है, उदाहरण लिखने हैं और ये चित्र बनाने हैं। अब कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। अब जैसे यहाँ पे नियमित परावर्तन के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे से आप नियमित परावर्तन के बारे में लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप नियमित परावर्तन के बारे में लिख सकते हो, उदाहरण लिख सकते हो, ये चित्र बना सकते हैं। ऐसे ही अनियमित और विस्तृत परावर्तन में आप अनियमित और विस्तृत परिवर्तन के बारे में यहाँ से लिख सकते हैं और ऐसे ही आप ये चित्र बना सकते हैं। तो बच्चों ये अंतर जो है ये आपको खुद से करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब प्रश्न 4 को देखते हैं। प्रश्न 4 क्या है, दीप्त पिंड किन्हें कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। अब दीप्त पिंड वो होते हैं जिनमें जो वस्तुएं अपना प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, तो उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। ये आंसर हमें यहाँ से मिल जाएगा कि स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं। जब इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है तब हम इन्हें देख पाते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला, विद्युत लैंप, और इसके अलावा आप बहुत सारे उदाहरण अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लास्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, नियमित परावर्तन करने वाली 2 सतहों के नाम लिखो। अब नियमित परावर्तन क्या, जिसमें आपतित किरण भी समांतर थी और जो परावर्तित किरणें थी वो भी समांतर थी, जिसमें हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। तो अब उनकी 2 सतहों के नाम लिखिए जिसपे हमें हमारा प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। तो हाँ बच्चों बिल्कुल सही। पहला एक होता है दर्पण, जिसमें हमें अपना प्रतिबिंब बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और कौन सी सतह हो सकती है बच्चों, बिल्कुल सही, वो पानी भी हो सकता है, क्योंकि पानी में भी हमें अपना जो चेहरा होता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और स्टील की नई थाली में भी अपना चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और भी बच्चों आप उदाहरण ढूंढ के लिख सकते हैं। आप अपने घर के आसपास की चीज़ों को देखिए और देखिए किन किन में आपको अपना प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और आप उदाहरण भी लिख सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको आज के वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आया आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।